सब लोगों का स्वागत है। और आज सिर्फ एक विषय पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैंने आप सब लोगों को आमंत्रित किया। बाकी के कोई विषय आप लोगों के मन में हो तो उस विषय कोई दूसरे वक्त बहुत ही विशिष्ट मसला है और इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। और वह है वित्त आयोग, जो सभी वित्त आयोग की अनुशंसा आई है, जिसे पार्लियामेंट में रखा भी गया है और केंद्र सरकार ने उसे स्वीकृत भी कर लिया है। और इसके संबंध में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र सभी मुख्यमंत्रियों को गया है और मुझे भी वह पत्र कल ही प्राप्त हो गया था फैक्स से। उसको मैंने पढ़ा, उसका अध्ययन किया और इसके बाद माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी फोन आया। फोन पर भी उन्होंने कहा कि अब राज्यों के जो रेवेन्यू की समस्या थी वो सब हल हो जाएगी। आगे उस कंटेक्स्ट में हमने पूरा इसका अध्ययन किया और उसके बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में उसके आलोक में अपनी राय और टिप्पणी प्रकट करने के लिए मैंने आप सब लोगों को आमंत्रित किया। यह ठीक है कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 32% राज्यों को जाता था और बाकी केंद्र सरकार के पास करता था। मैं जब से मुख्यमंत्री बना उस संबंध में जब भी बैठक हुई, वित्त आयोग दो वित्त आयोग के सामने अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला था। 13वें वित्त आयोग के सामने भी और 14वें वित्त आयोग के सामने हर बार हम लोग की ये मांग रही है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है उसका आधा पैसा राज्यों को मिलना चाहिए और आधा केंद्र के पास रहना चाहिए, दोनों में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। ये हम लोग की मांग है। तो उस आलोक में अगर देखते हैं तो 32% से 42% ज्यादा है, तो ठीक है, स्वागत योग्य है। लेकिन जो इस बार का बंटवारा है और परंपरागत तौर पर वित्त आयोग की जो अनुशंसा के आलोक में टैक्स रेवेन्यू का डिवोल्यूशन होता था, अंतरण होता था, उसके अलावे योजना मद में योजना आयोग के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते थे। जैसे योजना आयोग के द्वारा एक फॉर्मूला पर आधारित, जिसका नाम पहले गाडगिल फॉर्मूला था, बाद में गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला पर आधारित प्लान में, योजना में केंद्र सरकार राज्यों को मदद करती रही और इसके अलावे राज्यों की स्थिति के मुताबिक अलग से भी मदद करती रही। इसके अलावे कई प्रकार के ग्रांट जो राज्यों को मिलते थे, जैसे अभी तत्काल एक बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है BRGF, उसके माध्यम से भी पैसे मिलते हैं और BRGF के मद में पूरे देश में जितने पैसे मिलते हैं उसका लगभग 30-32% बिहार को मिलता है। उसका एक विशेष कारण, उसका कारण यह है कि बिहार के पुनर्गठन के लिए जो कानून बना, बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, उसमें यह प्रावधान था कि पुनर्गठन के उपरांत जो शेष बिहार है उसकी आर्थिक स्थिति के आलोक में उन्हें और क्या मदद दी जाएगी। ये योजना आयोग में एक कोषांग होगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वह इसका निर्धारण करेगा और उसी के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना से विशेष ग्रांट मिलना शुरू बिहार, वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहा और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर हुई और उस विशेष सहायता के अंतर्गत जो स्कीम जिसमें पैसा मिलना है उस पर भी केंद्र की स्वीकृति हो गई और हर साल जो पैसा मिलना है उसके हिसाब से वर्तमान वित्तीय वर्ष में
जो अब समाप्ति के कगार पर है, उसमें अपेक्षित राशि नहीं मिली, वह एक भिन्न प्रश्न। लेकिन वह पैसा बीआरजीएफ से ही रूट होता है, तो बीआरजीएफ के माध्यम से बिहार को काफी पैसा मिल जाता है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिसमें केंद्र का अंशदान है, वह पैसा भी राज्यों को मिलता है। और इस वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार ने नया नियम बना दिया था यूपीए के टाइम में, यूपीए के समय से, और वह था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो केंद्रांश है, सेंट्रल शेयर है, वो पहले रिलीज करते थे और अब राज्य के बजट का और योजना बजट का हिस्सा 1 साल से बनने लगा, इस करंट ईयर से। तो उसकी राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 15-16 हजार करोड़ रुपए की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अंशदान केंद्र करना है। तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला पर आधारित जो पैसा है, जो स्पेशल ग्रांट है, बीआरजीएफ का पैसा है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मद में जो केंद्र का पैसा है, ये सब है, ये सब पैसा राज्यों को मिलता है, बिहार को भी मिलता है। अब जो नया वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो केंद्र सरकार ने तय किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र आया, उससे ये पता चलता है कि अब जो वित्त आयोग के सिफारिश पर जो पैसा मिलेगा, उसके अलावे अब कोई दूसरे प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। जरा इसको सोच लीजिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कमी की जा रही है, राज्यों की मांग रही है, ठीक है, उसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उनकी संख्या सीमित हो जाएगी। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के रूप में जो पैसा मिलता था, वो भी कटौती हो जाएगी, वह एक पक्ष है। लेकिन बाकी जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर पैसा मिलता है, राज्यों को अलग अलग जो ग्रांट मिलते हैं, या जो एक बड़ा ग्रांट है बीआरजीएफ के मद का, ये सब समाप्त हो जाएंगे और ये सभी अब उसी 10% की जो बढ़ोतरी हुई है, उसी में समाहित माने जाएंगे। तो ये फायदा के बजाय तो नुकसान होंगे। भाई, अगर वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो टैक्स रेवेन्यू का अंतरण होता था, डिवैल्यूशन होता था, उसमें अगर वृद्धि होती और बाकी के जो पैसा पहले से मिलते रहे हैं वो मिलते रहते, तब तो खुशी की बात थी। लेकिन नहीं, अब बाकी का सब चीज बंद, योजना मद में जो पैसा मिलता था वो बंद, वो सब इसी में समाहित हो गया। तो इस सब को जोड़ देने के बाद अंततोगत्वा हमें घाटा ही नहीं है। अगले वर्ष यानी वर्ष 2015-16 में जो पैसा मिलने की संभावना है, वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 14-15 में जो मिला उससे भी कम। और तब जबकि ये कहा गया कि अब राज्यों के तो बल्ले बल्ले हैं, अब सारा पैसा दे दिया, 10% से इतना बड़ा इजाफा तो कभी हुआ ही नहीं है, ये बात कही गई, वातावरण बनाया गया। लेकिन इसमें जो पेच है वह यही है कि योजना के मद में जो पैसा मिलता था वो बंद हो गया। तो कुल मिलाकर जो राशि मिलेगी, तो उसमें वृद्धि की बात तो छोड़ दीजिए, प्रारंभिक आकलन जो वित्त विभाग ने हमारे यहाँ किया है, उसके हिसाब से राशि में कमी आने की संभावना है टोटल पैसे, इसलिए बिहार के हित में नहीं। और फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की, उसमें जो पैसा बिहार को मिलेगा, तो जो भी पैसा राज्यों के लिए कर्णांकित होता है, उसमें अलग अलग राज्यों को भी पैसा कर्णांकित हो जाता है। तो पहले 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो बिहार का हिस्सा है, जो राज्यों के लिए निर्धारित राशि है, उसमें जो बिहार का हिस्सा है प्रतिशत के हिसाब से, वो पिछले वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक जो मिलता था उससे कम। हालांकि 13वें के पहले 12वें में जो मिलता था 11.3%, उससे थोड़ा कम 13वें वित्त आयोग में मिला था 10.9%, यानी 0.4% की कमी 12वें से 13वें में हुई
हिस्से के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सभी राज्यों का, यानी कुल जो पैसा है उसमें बिहार को 13वें वित्त आयोग के दौरान 10.9% मिला, और इस बार जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है उसमें जो पैसा मिलने वाला है, हिस्सा जो होगा बिहार का, वो मात्र 9.6%। तो बिहार का हिस्सा जो कुल राज्यों के लिए पैसा है उसमें प्रतिशत के हिसाब से पहले की तुलना में बहुत कम होगा। 10.9% की तुलना में 9.6% होगा, यानी 1.3% की कमी आई। इस दृष्टिकोण से तो हमें घाटा हुआ ही। और दूसरी तरफ प्लान के मद में जो पैसा केंद्र सरकार से फॉर्मूला आधारित मिलता था या जरूरत आधारित मिलता था, वो सबके समाप्त होने के बाद और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मद में अब केंद्रांश कम होने के कारण, चूंकि योजनाओं में कमी होगी तो उसके कारण जो कुल पैसा मिलता था उसमें कमी आएगी वृद्धि के बजाय। इसलिए हम अपना असंतोष प्रकट करते हैं, वी आर डिससैटिस्फाइड, और जो हमारा घाटा हो रहा है इसकी भरपाई केंद्र सरकार को करना चाहिए। और ये जो हमारी मांग है वो कुछ चीजों पर आधारित है। जैसे फाइनेंस कमीशन ने जो वेटेज तय किया, ठीक है, पॉपुलेशन का वेटेज दिया, अब एक एरिया का जो वेटेज था वो बढ़ गया, तो हमारा तो डेमोग्राफिक प्रेशर ज्यादा है, एरिया कम है, आबादी ज्यादा है, तो आबादी का एडवांटेज तो यथावत रह गया, लेकिन क्षेत्रफल का जो डिसएडवांटेज है वो हमको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मेजर डिसएडवांटेज हुआ है, वह है जंगलों के कारण, फॉरेस्टेशन के कारण। जब बिहार और झारखंड एक था तो हमारे यहाँ जंगल ज्यादा थे, सारे जंगल झारखंड में चले गए, नाम मात्र के बचे। हमारे यहाँ तो 9% ही ग्रीन कवर है। हमने बहुत ही परिश्रम करके योजना बनाई और मिशन मोड में हमने काम करना शुरू किया, हरियाली मिशन, और तय किया कि हम इसको 15% तक हम ग्रीन कवर को ले जाए 5 साल। तो उस हिसाब से हमारी प्रगति अच्छी है। केंद्र सरकार के द्वारा ही जो सर्वेक्षण किया जाता है बढ़कर 9% से हम पहुंच गए हैं 12.89 के करीब, यानी 13 के करीब। हम लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है समय के पहले प्राप्त कर ले। तो हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के सामने यह बात रखी थी कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट की कमी है, आबादी ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, और हम फॉरेस्टेशन पर जोर दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो जमीन की कमी हो तो हमें किसी न किसी प्रकार से कंपनसेट करना चाहिए, ताकि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर जो हम ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहते हैं, हरित आच्छादन, तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मांग तो हम लोग की यह है कि जहां कुदरती तौर पर पहले से जंगल है उनको वेटेज काफी दे दिया गया। तो कुदरती तौर पर हमारे यहाँ जंगल कम है, तो हमारा तो उस हिसाब से बिहार को नुकसान हो गया। पहले ही से जहां जंगल नहीं है वहां नुकसान हो गया। तो इस आधार पर हमें अनेक प्रकार की मार झेलनी पड़ रही है। हमारा बीआरडीएफ के माध्यम से जो पैसा मिलता था, विशेष सहायता, और यह उद्भूत है पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए पारित एक कानून से। ये बिहार को ये सहायता कानून सम्मत मिल रही थी। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसका प्रावधान है, और मैंने बार बार अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार के समक्ष रखा यूपीए के समय में। इसलिए इसको देखते हुए ही इस पंचवर्षीय योजना में 12,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। अब वो भी साफ ऐसा लगता है। तो हम केंद्र सरकार से यह मांग करेंगे कि हमारे लिए जो विशेष सहायता पहले से निर्धारित है और वो
एक्ट से ड्रिवेन है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। और ये DRDF के का जो के मत के माध्यम से जो ये कंपोनेंट आ रहा है, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरा, बिहार को जो घाटा हुआ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के कारण, क्योंकि कुल राशि का 10.9% मिल रहा था, अब उसका मात्र 9.6% मिलेगा, तो ये जो हमारा घाटा होगा इसकी भरपाई अलग से की जाए, इसकी भरपाई अलग से की जाए, तो ये हम मांग करते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने देखा केंद्र सरकार ने यह कहना शुरू किया कि अब तो विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि भाई विशेष राज्य के रूप में अगर आपको मिलता तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो केंद्रांश है वो 90% हो जाता, तो अभी आपको 2-3 हजार करोड़, खैर वो 3 हजार करोड़ से ज्यादा वही मिलता, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो पाया कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो मिल रहा था उतना भी मिलने की संभावना नहीं दिख रही, नंबर 1। और नंबर 2, जो विशेष राज्य का मसला है वो सिर्फ उसका एक हिस्सा नहीं है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमारा अंश कम जाएगा, केंद्र का अंश ज्यादा हो जाएगा। उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वह है कि जब कोई यहाँ निवेश करेगा तो उसे केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, मूल बात हुआ है। ये तो एक दूसरी बात है, दूसरे नंबर पर बात है। इसलिए विशेष राज्य के दर्जा का औचित्य बरकरार है। और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है जो एक्टिव कंसिडरेशन में था केंद्र सरकार के समक्ष, सरकार बदलने के बाद उसे बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाना चाहिए और उसको किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी बहाने से उसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए। और हमारे विशेष राज्य के दर्जा की मांग है और रहेगी। तो कुल मिलाकर जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है उससे बिहार को फायदा नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे प्लान साइज पर असर पड़ सकता है, हमारे टोटल बजट पर असर पड़ सकता है। जो विकास हो रहा है और साल दर साल जो हम लगभग 20% की बढ़ोतरी करते रहे हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और जो हमारी जरूरतें हैं प्लान के अलावे नॉन प्लान में, तो उसके लिए जो राशि की उपलब्धता है उसमें संकट पैदा होगा, क्योंकि इसमें ही प्लान के मद में मिलने वाली सारी राशि को मिला हुआ मान लिया गया है एक तरफा। यह न्यायोचित नहीं है, न्याय संगत नहीं। और आखिरी बात, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से जो राशि हमें मिली हुई है, कमिटेड है, उसमें किसी प्रकार की कटौती अगर होती है तो चूंकि यह कानून का उल्लंघन होगा। मैं केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से। मेरा विस्तृत पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। आज कल में हम भेज देंगे उसको। इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए हम उनसे सकारात्मक रिस्पांस की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में कानूनी पक्ष को भूल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर कानूनी पक्ष की अवहेलना होगी तो हमारे लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि यह विषय जो बिहार को विशेष सहायता है वह विषय कोई कृपा नहीं है। यह बिहार पुनर्गठन विधेयक के अनुरूप है। तो अगर उसमें किसी प्रकार की कमी और कटौती लाने की कोशिश होगी तो वो गैर कानूनी होगा, अनुचित होगा। केंद्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं तो पत्र के माध्यम से भी करेंगे। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम आगे का भी रास्ता अपनाएंगे। और ये वित्त आयोग की सिफारिशें जो आई हैं तो बिहार पर इसका खूब प्रभाव पड़ रहा है।
इसका फायदा विकसित राज्यों को ज्यादा मिलने वाला है। बिहार जैसे राज्य जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेहतरी लाई, उनको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं है, बल्कि हम डिसइंसेंटिव के शिकार होते हैं। क्योंकि इनकम डिस्टेंस को क्राइटेरिया बनाया गया है, तो इनकम डिस्टेंस में हमारे लगातार प्रयत्नों से कमी आई है, तो उसके चलते अपने अच्छे कामों का भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो 14th फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको केंद्र ने स्वीकार कर लिया है, पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि बिहार जैसे राज्य जिसको काफी नुकसान होने की संभावना है, उसकी भरपाई करने के लिए अलग से व्यवस्था करें, और संविधान इसकी इजाजत देता है। अब पूर्व में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को स्वीकार करने के बाद कतिपय राज्यों के सवाल उठाने पर केंद्र सरकार ने अलग से सहायता दी थी, अलग से सहायता दी थी। जहां तक मुझे स्मरण है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, ये 12वें वित्त आयोग की सिफारिश आने के बाद जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, तो उस समय कुछ विकसित राज्यों का, खास करके आंध्र प्रदेश ने सवाल उठाया था, तो उनको अलग से मदद की गई। तो उसी प्रकार के मदद का हकदार बिहार आज है। ये खुशियां लोग न मनाएं कि 32 से 42 हो गया तो बहुत ज्यादा मिल गया और बिहार का तो भला हो गया, अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग का ही औचित्य नहीं रहा। यह बातें बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसको कहिए कि यह तर्क संगत नहीं है, और जो तथ्य पर आधारित नहीं। यूं ही एक हवा बनाने की फिर कोशिश होगी कि केंद्र ने उदारता पूर्वक राज्यों को तो इतना दे दिया। अगर वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 42% का हिस्सा राज्यों को मिलता, और योजना मद में जो पैसा मिलता है वह अलग अलग से मिलता रहता, तब हम भी मानते कि हमको भी कुछ पैसा पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, और जो पत्र आया है उससे जो उसका जो अर्थ निकलता है उससे यही लगता है कि अब सारी चीजें सबस्यूम हो गई इसी। इसलिए यह बिहार के हित में है, और इस सवाल पर फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं को स्वीकार किया। फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं पर प्रोफेसर अभिजीत सिंह, जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है। नोट ऑफ डिसेंट को आप देखिएगा तो मैंने जो बातें उठाई है उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी जिक्र किया है, और इन बातों को उन्होंने अपने नोट ऑफ डिसेंट में भी रखा। इसलिए जो भी बात हम कह रहे हैं वो तथ्य पर आधारित है, और फाइनेंस कमीशन का यूनानिमस रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए जो राज्य सफर करेंगे, जिनको परेशानी होने वाली है, उनके मसलों को देखते हुए अलग से केंद्र सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा, और ऐसी परंपरा पूर्व में रही, और पहली एनडीए सरकार ने खुद किया। इसलिए हमारी यही अपेक्षा होगी और यही मांग होगी। इसलिए खुशी मनाने के लिए बिहार के लिए नहीं है, बल्कि हम लोग तो डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड। इसलिए हम अपना डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन प्रकट करते हैं, और केंद्र का भी दायित्व है पूरे देश का विकास। राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, देश के आधार पर निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित निर्णय होना चाहिए। इसलिए हमारी अपेक्षा होगी कि पूरी स्थिति का आकलन करके केंद्र इस पर विचार करे, और हम तत्काल पत्र भी भेज रहे हैं, पत्र के उत्तर के रूप में, और अलग से भी हम लोग अपनी पूरी बात रखने को तत्पर हैं, रखेंगे। लेकिन यह मसला है जो उनको तत्काल देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन अखबार में आ गया और मीडिया में छा गया और लगा कि बड़ा भारी चीज हो गया, अब तो राज्यों के लिए खुशियां मनाने का है, होली का रंग जरा और खिल जाएगा, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश होगी। बल्कि जिस प्रकार की अनुशंसा है हमारे लिए, बिहार वासियों के लिए, तो होली का रंग फीका हो। धन्यवाद। कुछ जो डेवलप्ड स्टेट थे
उनको ऐसा लगा कि उनको घाटा हो रहा है, तो उसकी भरपाई करने के लिए जहाँ तक मुझे याद है मिल गया था, तो सब्जेक्ट ये तय हुआ। आप लोग खुद भी वेरीफाई करेंगे, लेकिन हम चूंकि दिनों थे तो स्मरण किया, फैक्ट तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के लिए तो कोई रुकावट है नई परिस्थिति में नया निर्णय ले सकती है। योजना वित्त आयोग के संस्थाओं को मान लेने की परंपरा नहीं है, मान लिया, लेकिन मानने के बाद अगर राज्य कोई सफर करने के कगार पर है तो उसका ध्यान देंगे, या जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, फंड के अभाव में विकास की गाड़ी रुक जाए, तो एक गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही हटा दिया। नहीं कह रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है, हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं, जो कि एक मिस इंटरप्रिटेशन, जो पैसे की बढ़ोतरी है, हमने एक पद पे जो मिल रहा है उसका आकलन वित्त विभाग ने किया और योजना विभाग, और उसके बाद जो नतीजे पर हम लोग पहुंचे, कल शाम से ही जब ये बात सामने आई है, हमने कल अपने राज्य के संसाधनों की और योजना की सबकी समीक्षा की थी। उस समय ये मालूम था कि आज आ रहा है, कैसा होगा, कितना पैसा उसमें बढ़ेगा, क्योंकि अब तक एक वित्त आयोग के बाद जो दूसरा वित्त आयोग आता है तो टोटल ग्रांट में काफी वृद्धि होती है। तो अंदर से तो हम लोगों को प्रसन्नता थी कि इस बार कुछ अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा, लेकिन यह तो शाम होते होते ये तो निराशा में बदल गया। इसा पैसा तो मैंने पूरे क्वांटम में देखें तो पैसा बढ़ नहीं पा रहा, जबकि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा आई थी तो उसमें वृद्धि हो गई थी, जंप था, तो हर जगह वो जंप रिफ्लेक्ट किया, हमारा बजट बड़ा हुआ, हमारा योजना का आकार बढ़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन अब इससे जो प्रारंभिक आकलन है उसके हिसाब से हमारे ये जो बढ़ोतरी हो रही थी लगभग 20% की हमारे योजना आकार में, पूरे बजट में, उस पर तो अगर यही स्थिति है, योजना का पैसा अलग से वो नहीं देंगे, तब तो विराम लगने का खतरा। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी को पूरी स्थिति रख देंगे, मिलेंगे क्यों? लेकिन प्रश्न आज तो यह है कि कल रिपोर्ट रखी गई और सरकार ने स्वीकृत कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों को संसूचित किया पत्र के द्वारा, और पत्र में उन्होंने बताया है कि भाई केंद्र को कितना कष्ट झेलना पड़ा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट हो गए। लेकिन पूरे पत्र को पढ़ने के बाद लगा कि कॉन्स्ट्रेंट केंद्र का तो नहीं है। जब उनके ऊपर प्लान के मद में जो पैसा देते थे वो जवाबदेही उन्होंने अपने ऊपर से हटा ली, तब उनको तो फायदा ही है। क्या इस मसले पर जो बाकी राज्य है उनसे, उनके मुख्यमंत्रियों से भी आपकी बातचीत होगी या इस मसले पर? हम संपर्क करेंगे अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, अभी तत्काल 1 मिनट में आकलन तो हो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कुछ राज्यों को नुकसान हो रहा है परसेंटेज पॉइंट में, जैसे बिहार का नुकसान हो रहा है, यूपी का नुकसान हो रहा है, जो मेजर सफर वो बिहार और यूपी है, और कुछ राज्य को कम मिले। नहीं, हम तो यही हमारे लिए चिंता का विषय, हम तो यही बता रहे हैं कि बजट साइज पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अभी तो ये आकलन चल रहा है, क्योंकि इस बीच में रिसोर्स की स्थिति का ही हम लोग आकलन कर रहे थे, तो आगे तो 1 दिन में होगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारा बजट साइज रहे, लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट और जो प्रारंभिक आकलन है और जो हमारे पास पैसा डिवोल्व करेगा वो ये स्थिति है, तो एक आशंका है कि उस पर भी असर पड़ सकता है। केंद्रांश और पीआरजीएफ में कितना मिलता है? क्या केंद्रांश और पीआरजीएफ का फंड कितना था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और जो केंद्र के साथ जो ट्रांसफर हो रहा था उसका करीब, तो इसी साल हमने पहले ही बता दिया कि करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा ही था, और पीआरजीएफ और जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला और इस सबको मिला करके कुल कितना था? 10 से 12,000 करोड़, 10 से 12,000 करोड़ रुपया वो, 15,000 करोड़ ये, 12,000 करोड़ वो। अब उसमें कितना बचा, कितना खत्म हो गया, इस पर निर्भर करेगा। सर आपको क्या लगता है 10% का जो जंप होगा, ये कितना होगा? तो 10% का जंप होगा
देखिए, जो फाइनेंस कमीशन ने टैक्स का जो कलेक्शन है उसके बारे में जो आकलन किया है, उसके बारे में सरकार ने कह दिया है कि हायर साइड में इतना होगा नहीं। तो फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट में जो आकलन है उसके आधार पर हम देखेंगे तो 55-56 हजार करोड़ रुपए, लेकिन जो केंद्र सरकार ने कहा है कि इतना नहीं, इससे कम होगा, वो शायद 5,26,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। उसका जो डिवोल्यूशन हो रहा है राज्यों का शेयर और उसका डिवोल्यूशन, तब हम लोगों को मुश्किल से 50-51 हजार करोड़ रुपए का डिवोल्यूशन घटा होगी। तो इसलिए डिटेल्ड एनालिसिस हो रही है, लेकिन प्रारंभिक और त्वरित है कि अगर सारे चीजों को मर्ज कर दिया गया इसके डिवोल्यूशन, तब तो भारी नुकसान है। अगर बैंक के मद में जो पैसा मिलता था उसको अलग रखा जाएगा तब तो एक हद तक ठीक है, और अगर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो हम लोग तो यही मानेंगे कि बिहार पर ध्यान नहीं है। सर, विशेष राज्य के दर्जे से क्या निवेशक आकर्षित होंगे? क्या ये सक्षम है विकास के? हाँ, में बजट अभी बजट सेशन वो अभी का नहीं है विषय, अभी जरा ये जो वित्त आयोग का है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा पुरजोर रूप से आकर्षित। बजट तत्काल तो आप होने वाला borrowing भी है। नहीं कर सकेंगे, तत्काल तो आप borrowing भी नहीं कर सकेंगे FRDF है नहीं, बोरोइंग का तो लिमिट है, borrowing बोरोइंग का तो exceed नहीं हो लिमिट सकता है, है। हम तो उस लिमिट के अंदर करते हैं। ये हमारा यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने बेहतर किया है, तो ये तो उसकी सजा हो गई है ना, क्योंकि हमारा इनकम डिस्टेंस घट रहा है, यानी टॉप जो है और उससे हमारा जो इनकम का डिस्टेंस है वो जब घट रहा है बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और विकास की गति के कारण, तो उसका तो नुकसान ये उस जो क्राइटेरिया में था इनकम डिस्टेंस जिनका ज्यादा हमको पैसा ज्यादा मिला, तो जो बेहतरी लाई है हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन हम लोगों का लगातार अपने पूरे टेनियर में जो लिमिट है उसके अंदर हम हमेशा